राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जब मानव के पैलेस पहुंचता है तो सभी उन्हें हॉल में बैठे दिखाई देते हैं। दुआ, आयशा, पायल और महिरा वे चारों ही हॉल में बैठे थे और प्रिपरेशन कर रही थी। ईशा, चित्रा और राखी के साथ मार्केट गई हुई थी। मानव जी को देखते हुए दुआ अपनी जगह से उठी और उनके पास जाते हुए बोली, आप आ गए, आइए बैठिए। मानव जी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें सादर प्रणाम किया और सोफे पर जाकर बैठते हुए गए। दुआ ने आयशा को कुछ इशारा किया तो वह उठकर किचन की ओर चली गई। फिर दुआ ने मुस्कुराते हुए मानव जी से कहा, साया कैसी है और सभी बच्चे कैसे हैं? मानव जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जी बहुत अच्छे हैं। दुआ ने फिर पूछा, क्या आप साया की कुंडली लाए हैं? मानव जी ने झुकी पलकों से उठा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम इसी बारे में बात करने आए हैं। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि हमें आपको कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। पर आज जब कुंडली की बात आई तो हमें याद आया कि आपको तो हमने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। दुआ बीच में ही कहा, कौन सी बात? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मानव जी ने उसकी बात को देखते हुए कहा, हम साया के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल साया की जन्म कुंडली नहीं है। पर क्यों? दुआ के पूछने पर मानव जी ने आगे कहा, साया हमारी बेटी नहीं है, साया अनाथ है। हम नहीं जानते उसके असली माता पिता कौन है। हमने तो बस उसकी परवरिश की है, उसे पाला है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। वह किसका अंश है, वह किस खानदान से है, उसके माता पिता कौन हैं, हम कुछ नहीं जानते। मानव जी की बात सुनकर दुआ, पायल, महिरा तीनों ही शॉक हो गईं। वहीं आयशा, जो मानव जी के लिए चाय लेकर आ रही थी, उनकी बात सुनकर उसके कदम भी रुक गए। दुआ ने उसी अंदाज में कहा, पर हम तो साया को अपनी बेटी समझ रहे, आपकी बेटी समझ रहे थे। इस पर मानव जी बोले, नहीं, साया हमारी बेटी नहीं है। हमें ये बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी कि आप लोग खानदानी हैं। हम जानते हैं एक अनाथ लड़की से रिश्ता जोड़ना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। आप लोग तो अपने जैसे ही परिवार के खानदानी लोगों से ही रिश्ता जोड़ना पसंद करेंगे। दुआ ने उन्हें रोकते हुए बीच में कहा, ये आपसे किसने कहा कि हम खानदानी लोगों से रिश्ता जोड़ना पसंद करते हैं? हमारी नज़र में इंसानियत मायने रखती है, ना कि उसका बैकग्राउंड। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता साया किसकी बेटी है, कौन उसके असली माता पिता और किसकी परवरिश अपने की है। और वह एक बहुत अच्छी बच्ची है। साया हमें पसंद है, हमारे बेटे को पसंद है, हमारे पूरे परिवार को पसंद है। हम इस रिश्ते के कोई ऐतराज़ नहीं, हमें यह रिश्ता मंजूर है। शादी होगी, आप तैयारी कीजिए। दुआ की बात सुनकर मानव जी उसे इमोशनल देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ दुआ के सामने जोड़ दिए और भारी आवाज़ में बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बेटी को अपना रहे हैं। दुआ ने उनके हाथ नीचे करते हुए कहा, भाई साहब, जब हम रिश्तेदार हैं, आप बार बार हमारे सामने इस तरह हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत करिए। हम वादा करते हैं आपसे, जैसे अब तक आप साया को रखते आ रहे हैं, हम भी साया को वैसे ही रखेंगे। उसे बहुत प्यार देंगे, उसे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दुआ की इन बातों को मानव जी के अंदर से डर को खत्म कर दिया था। अब वह साया के भविष्य के बारे लिए खुश थे और उन्हें कोई चिंता नहीं थी। अब उन्हें भरोसा हो गया था कि साया इस घर में आकर खुश रहेगी। मानव जी सबसे मिलकर चले गए। उसके जाने के बाद आयशा, पायल और महिरा तीनों ने दुआ से साया के बारे में बात करने लगी। तभी महिरा वहाँ आ गई। उसने भी सुन लिया। मीरा को देखकर दुआ ने उसके पास जाते हुए कहा, माँ, हमने सही किया ना? मीरा ने प्यार से दुआ के गाल को छूते हुए कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सही किया दुआ। वहीं दूसरी तरफ श्री अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक प्यारी सी डॉल थी और वह उसके साथ खेलते हुए उसे बातें कर रही थी। श्री ने अपनी डॉल से कहा, रपुंजला, तुम भी मेरी तरह अकेली हो ना? तुम्हारी माँ भी तुमसे प्यार नहीं करती ना, इसलिए उन्होंने तुम्हें कैद कर दिया। मेरी माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती और उन्होंने मुझे इस कमरे में कैद कर दिया। हम दोनों एक जैसे हैं, देखो हमारे बाल भी एक जैसे हैं, हम दोनों के ही लॉन्ग हेयर्स हैं। पर क्या हम दोनों कहीं कभी यहाँ से निकल पाएंगे? बोलो रपुंजला, बोलो ना। श्री बोलते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी डॉल का रपुंजला रखा। श्री उसके बात करते हुए आगे बोली,
बोलो कुछ, बोलो ना रुपुंजला। एक बात ही तो मेरी एक तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एक तुम ही तो मेरे पास जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ, खेल सकती हूँ। फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? कम से कम अपनी पलकें ही झपका दो रुपुंजला। वह ऐसे ही अपनी डॉल से बातें किया करती थी। तभी उसने रुपुंजला से बात करते हुए आगे कहा, तुम तो एक दिन आज़ाद हो गई थी। एक हीरो आया था और तुम्हें अपनी गंदी मॉम से बचाकर ले गया। क्या मुझे कोई बचाने आएगा? क्या मेरी लाइफ में भी कोई हीरो आएगा? बताओ ना रुपुंजला, मेरा हीरो कब आएगा? श्री रुपुंजला से बात करके अपना अकेलापन दूर कर लेती थी। रिद्धि ने उसे अपना सबसे मना किया था, इसलिए श्री को और अकेलापन खलता था। रिद्धि ने उसे इसी कमरे में कैद कर दिया था। ना चाहते हुए भी श्री घुट-घुट कर इस कमरे में रहती थी। वहीं उधर रिद्धि अपने कमरे में किसी से कॉल पर बात कर रही थी। कॉल की दूसरी तरफ से बोल रहे हैं शख्स की बातें सुनकर रिद्धि ने गुस्से से कहा, मैं क्यों पीछे हटूं? मैं यहाँ पीछे हटने के लिए नहीं आई हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं आगे बढ़ूँ, इसलिए मैंने उसे भी इनविटेशन भेजा है और मैं जानती हूँ श्योर इस पार्टी में ज़रूर आएगा और मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ वह पार्टी में आए और अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आँखों से देखे। तभी उसकी बात पर दूसरी तरफ से कॉल पर किसी ने कुछ कहा तो रिद्धि फिर से गुस्से में बोली, नहीं, अब और इंतज़ार नहीं करना। 20 साल बहुत होते हैं ऑलरेडी। मैंने इतना इंतज़ार कर लिया पर अब नहीं करूँगी। मुझे अपने डैड की मौत का बदला लेना है। श्योर से उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पापा, बड़े पापा सब मारे गए। हमारे परिवार में मैं और बचा ही कौन? एक आप, एक और एक आप, एक मैं और माँ। रिद्धि की इस बात पर दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो रिद्धि फिर बोली, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। आशुतोष को भी नहीं है और वैसे भी वह अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए अभी लंदन में है। उसके आने से पहले सब हैंडल कर लूँगी। माँ को अभी मत भेजना, उन्हें अभी अपने पास ही रखो। सब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें खुद ही बुला लूँगी। वह बोलकर रिद्धि ने कॉल कट कर दिया और सोचते हुए खुद से बोली, श्योर तैयार है ना? इस बार मेरा वार खाली नहीं जाएगा। इस बार मेरे वार से तुम्हारे जिस्म के ही नहीं तुम्हारे दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और दुआ, उसके लिए तो मैंने कुछ स्पेशल सोचा है, उसका भी नंबर जल्दी आएगा। यह बोल के वह मुस्कुराते होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी जो उसके कॉन्फिडेंस को बयां कर रही थी। शादी की तैयारियों के समय बीतता जा रहा था और आज सूर्य, यश और लक्ष्य की हल्दी थी। हल्दी के फंक्शन में सभी करीब करीब रिश्तेदारों को शामिल किया गया था। साया भी सांची के साथ आई थी और शांतनु भी सांची के रिश्ते की बात करने के इरादे से रायज़ादा पैलेस आया हुआ था। सभी के होठों पर हंसी बिखरी हुई थी। दुआ अपने पापा अमित रघुवंशी की बात कर रही थी। फंक्शन शुरू होने से पहले अमित और अभिनव जी भी आ गए थे पर अक्षय का अभी कुछ पता नहीं था। साया, चीकू, महिका तीनों ही स्टेज पर बैठी हुई थी। उन्होंने फ्लावर ज्वेलरी पहनी हुई थी जिसमें वे बहुत प्रिटी लग रही थी। सूर्य, यश और यक्ष भी हल्के येलो रंग के कुर्ते में कूल लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक टेबल पर शौर्य सबके साथ बैठा था। उसकी नज़रें दुआ पर ही थी। तभी अक्षर ने उसे टोकते हुए कहा, उसे ऐसे देखोगे ना तो नज़र लग जाएगी, वह तुम्हारी ही है। शौर्य ने गर्दन घुमाकर अक्षर की तरफ देखा। वह उसे देख मुस्कुरा रहा था। वह मेरी है इसलिए तो मैं देख रहा हूँ, उसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। इस बात पर अक्षर मुस्कुराते बोला, हाँ शौर्य, यह बात हम सब जानते हैं कि वह तुम्हारी है। हमने कब कहा कि वह किसी और की है? शौर्य उसे घूरने लगा। तभी शांतनु ने उसके बीच में आते हुए कहा, आप सब यहाँ एक साथ क्या बातें हो रही हैं? शांतनु को देखकर राज मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, देखो ये फिर आ गया शौर्य के जले पर नमक छिड़कने। उसके बगल बैठे अभय ने उसकी बात सुन ली और वह धीरे से उसके कान के पास बोला, दुआ के दोनों आशिक यहाँ मौजूद है, कहीं उन दोनों की वजह से शौर्य का हार्ट अटैक ना आ जाए। ये बोल अभय धीरे से मुस्कुराया। वहीं शौर्य अभी शांतनु को कभी अक्षर को देख रहा था।
दोनों को देखकर वह मन ही मन बोला, कभी कभी तो मन करता है दोनों को मैं जान ले लूं। इन्हें प्यार करने के लिए मेरी दुआ मिली थी और इस दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, फिर इन दोनों का दिल बाकी लड़कियों को छोड़कर दुआ पर ही क्यों आ गया था। शांतनु मुस्कुराते हुए राज के बगल जाकर बैठ गया और उसने अपने बगल बैठकर देखकर राज की भौहें तन गईं और उसने पायल की बात याद आने लगी। यही सोच उसने मन में कहा, कहीं ये मुझसे बात करने तो नहीं आया। वे सभी दो दो के पेयर में बात कर रहे थे। अन्य और विशाल के बीच यश और चीकू को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई थी। वहीं सिम्बा और रक्ष भी इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। शौर्य अक्षर से बात कर रहा था। राज और शांतनु खामोश बैठे थे। तभी शांतनु ने बात शुरू करते हुए कहा, तुम्हारे बेटे संभव की बहुत तारीफ सुनी है। यह सुनकर राज मन में बोला, जिसका डर था वही हुआ। ये मेरा बेटा भी ना इसे प्यार करने के लिए शांतनु की बेटी मिली थी। फिर शांतनु की बात का जवाब देते हुए बोला, बेटा किसका है, तारीफ तो उसकी होगी ही, क्या कमी है उसमें, हर चीज़ में नंबर 1 है, बिजनेस में दिखने में सब में परफेक्ट है मेरा बेटा। उसकी बात सुनकर शांतनु मुस्कुराते बोला और फिर बिना बात घुमाए सीधे कहा, राज मैं तुमसे संभव और सांची के बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हारा बेटा मिडनाइट में मेरी बेटी को कार ड्रॉप करने आता है। यह सुनकर राज जो ड्रिंक कर रहा था उसके मुंह से वाइन बाहर आ गई और उसके चौंक कर शांतनु की तरफ देखा और उसे देखते हुए राज मन में बोला, क्या बात यहाँ तक बढ़ गई, क्या तुम सच कह रहे हो। राज ने उसकी तरफ उसे देखते हुए कहा। शांतनु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने खुद देखा है अपनी इन आंखों से तुम्हारे बेटे को अपने घर के बाहर। ओह, तो तुम उसकी कंप्लेंट करने आए हो। क्या करने वाली है रिद्धि शौर्य के साथ। शांतनु बोला, नहीं मैं उसकी कंप्लेंट नहीं करने आया, मैं बता रहा हूँ मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी भी अच्छी खासी पहचान है और मीडिया की नज़र मुझ पर भी है। मैं नहीं चाहता कल को मेरी बेटी किसी स्कैंडल में शिकार हो जाए तुम्हारे बेटे की वजह से। राज ने शांतनु को घूर कर देखा और ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, इसमें अकेले वे शामिल नहीं है, तुम्हारी बेटी भी शामिल है, तो बोलने से पहले सोच लिया करो। शांतनु उसके ऐसे देखने का मतलब समझ रहा था, इसलिए उसने राज से नज़र हटाकर टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को देखते हुए कहा, मैंने सांची से संभव के बारे में पूछा है, वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। राज उसे देखते हुए मन में बोला, इसे यह भी पता है। उसकी बात सुनकर राज खामोश हो गया और सोचने लगा। उसे चुप देखकर शांतनु ने फिर कहा, सोच लो अच्छे से क्या करना है। अगर तुम रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते हो तो अपने बेटे को संभाल लो और दोबारा मेरे घर के आसपास भी ना दिखे। यह सुन राज ने तिरछी नज़र से देखा और कहा, शांतनु तुम मेरे बेटे को धमकी दे रहे हो। वह मेरा बेटा है, वह जहाँ जाना चाहेगा वहाँ जाएगा। अगर उसे तुम्हारे घर में बाहर जाना होगा, तुम्हारी बेटी से मिलना होगा तो वह मिलेगा और ज़रूरत पड़ी तो वह उसे उठा कर भी ले आएगा। उसकी बात सुनकर शांतनु भड़क गया, उस पर चढ़ते बोला, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो, अपने बेटे को संभालने के बजाय तुम उसे बिगाड़ रहे हो। हाँ तो तुम्हारी बेटी भी कौन सी सुधरी हुई है, वह भी तो बिगड़ी हुई है ना। तुम मेरी बेटी के बारे में यह सब नहीं बोल सकते। राज बोला, अच्छा तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बोल सकते हो और मैं तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ नहीं बोलूँ। दोनों की बात अब बहस का रूप ले चुकी थी और उनकी आर्गुमेंट में सबका ध्यान दोनों की तरफ खींच लिया। शौर्य अक्षय विशाल सिम्बा अन्य सभी दोनों के आर्ग्यूमेंट करते हुए देख रहे थे। उनके बीच बढ़ती आर्ग्यूमेंट को देखकर शौर्य बीच में बोला, ये मेरे बेटे की शादी का फंक्शन है, कोई जंग का मैदान नहीं जहाँ तुम दोनों लड़ रहे हो। उसकी बात सुनकर दोनों चुप हो गए और एक दूसरे को घूरने लगे। उनकी आर्ग्यूमेंट की वजह किसी को नहीं पता थी, इसलिए अभय ने दोनों से पूछा, तुम दोनों तो इतने अच्छी बात कर रहे थे, फिर अचानक से बातों में ही लड़ने क्यों लग गए। विशाल भी बीच में बोला, हाँ बताओ तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे थे। अन्वय ने कहा, बोलो भी अब क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों। सबकी बात सुनकर राज बोला, इसी से पूछ लो। सबने शांतनु की तरफ देखा और उसे नज़र चुराते हुए कहा, इससे पूछो। दोनों की बात सुनकर अक्षर बोला, अरे कोई तो बताओ बात क्या है, किस बात पर लड़ रहे हो तुम दोनों। हाँ यार बताओ, नहीं तो पता कैसे चलेगा। सिम्बा भी दोनों की तरफ देखते हुए बोला।
राज और शांतनु दोनों एक दूसरे को देखे और फिर दोनों ने एक साथ कहा, सांची संभव। यह बोलकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी शौर्य ने कहा, एक एक करके अपनी अपनी बात बोलो, किस बात पर लड़ रहे थे तुम दोनों। शौर्य के कहने पर दोनों ने अपनी बात उनके सामने रखी तो दोनों की बात सुनकर अभय, विशाल, अक्षर, सिम्बा और अन्वय सभी मुस्कुराने लगे और राज सबको घूर कर देखने लगा। तभी शौर्य ने कहा, सांची और संभव को बुलाओ। कुछ ही देर में सांची और संभव दोनों शौर्य के सामने खड़े थे। उसने दोनों को देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों एक दूसरे से पसंद करते हो? उसकी बात सुनकर दोनों ही चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे, पर तभी दोनों ने सिर झुकाए हुए ही हाँ में सिर हिला दिया। यह देखकर शौर्य ने कहा, ओके, जब दोनों की मर्जी शामिल है तो तुम दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सूर्य, यश और रक्ष की शादी के बाद संभव और सांची की भी शादी होगी। राज ने यह सुनकर तिरछी नजरों से शांत को देखा, मन में बोला, जो ये चाहता था वह हो गया, बन गया मेरा समधी। फिर सांची को देखते हुए आगे कहा, समझ नहीं आ रहा है, इतनी खूबसूरत बेटी इसे मिली कैसे? फिर संभव को देखते हुए आगे बोला, इस गधे को भी शांतनु की ही बेटी मिली। फिर संभव को देखते हुए आगे बोला, इस गधे को भी शांतनु की ही बेटी मिली, पर इसमें भी इसकी क्या गलती है? उसकी बेटी है भी इतनी खूबसूरत। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा सांची इसकी बेटी है। शौर्य ने सारा मामला सुलझा दिया था और अब सभी फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। सूर्य, साया, यश, चीकू और अक्षय महिमा तीनों कपल की मेहंदी लग रही थी। बारी बारी सभी उन्हें हल्दी लगा रहे थे। सांची अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर संभव को इधर उधर ढूंढने लगी, पर तभी संभव ने उसके पीछे से आकर उसके चेहरे पे हल्दी मल दी। यह होते ही सांची चौंक गई और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए उसे घूरने लगी। संभव उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वही स्टेज पर भी ऐसी ही शरारत छिड़ी हुई थी। सूर्य, साया एक दूसरे का हल्दी वाली फाइट कर रहे थे। यश और चीकू भी एक दूसरे से भिड़े हुए थे, पर रक्ष और महिका थोड़े अलग थे। उनका स्लो मोशन वाला रोमांस आंखों में ही जारी था। वहीं शौर्य के कहीं ना दिखने पर दुआ उसे ढूंढते हुए अपने रूम में चली गई। उसने रूम में जाकर देखा तो शौर्य तैयार हो रहा था। उसे तैयार होता देख दुआ उसके पास आते हुए बोली, आपने चेंज कौन कर लिया? कहाँ जा रहे हैं आप? भूल गए आपने माँ से क्या कहा था? आप सारे फंक्शन में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अभी अभी मेहंदी का फंक्शन शुरू होने वाला है और आप जा रहे हैं? दुआ के बैक टू बैक सवाल को सुनकर शौर्य उसकी तरफ बोला, मेरी जान जरूरी है दुआ, और मुझे माँ से किया वादा याद है। मैंने ये भी कहा था कि जब बहुत ज़रूरी काम होगा तो मैं जाऊँगा। मेरी जान बहुत ज़रूरी है दुआ। उसकी बात सुनकर दुआ ने मुंह बना लिया। वह उसके पास गई और उसके ब्लेजर को ठीक करते उसकी टाई को सही करने लगी। उसका फूला मुंह देखकर शौर्य धीरे से मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपने हाथ बांधते हुए उसे अपने करीब कर लिया और उसके माथे पर अपने होठों को से छूटकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम इस तरह नाराज हो गए तो मैं कैसे चाहूँगा? दुआ उसे इग्नोर कर बोली, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हर वक्त बस काम काम, और सूर्य आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। शौर्य ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम सूर्य माँ, यह तो मेरी दुनिया है और मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम लोगों के लिए ही तो करता हूँ। इस बात पर दुआ ने उसकी झुकी पलकों को ऊपर उठाया और नाराज़गी से उसे देखने लगी। शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम अभी भी नाराज़ हो मुझसे? तुम्हारी नाराज़गी दूर करनी आती है? यह कहकर उसने दुआ की कमर पर गुदगुदी करनी शुरू कर दी। दुआ खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने खुद को छुड़ाते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? शौर्य ने, प्लीज़ छोड़िए हमें, आपको जाना है चाहिए। हमारे बेटे की शादी का फंक्शन हम अकेले ही हैंडल कर लेंगे। जाइए आप कर लीजिए अपना ज़रूरी काम और अब हमें तंग करना बंद कीजिए, हम आपसे नाराज़ हैं। उसकी बात पर शौर्य ने उसके अपने करीब करा और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर कहा, अच्छा तो तुम अभी भी नाराज़ हो? दुआ ने धीरे से कह दिया। शौर्य ने अपनी नाक को उसकी नाक पर रख दिया और कहने लगा, क्या तुम चाहती हो मैं अभी तुम्हें मनाऊं? दुआ ने उसके सीने पे हाथ रख
पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, अब जाइए यहाँ से। उसे धक्का देकर वह पीछे मुड़कर जाने लगी तो शौर्य लपक कर उसे पीछे से ही अपनी भाव में भरते हुए कहा, मुझसे दूर नहीं जा सकती दुआ तुम, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसने दुआ के कंधे पर अपना सिर रख दिया और उसके नेक के पास अपनी नाक को रब करते लगा। दुआ उसकी भाव में कसमसा आ रही थी और बार बार अपनी रिक्वेस्ट कर रही थी। शौर्य भी देर हो रही थी, इसलिए उसने दुआ को ज़्यादा तंग ना करते हुए उसके गाल पर किस करते हुए दूर हुआ। वह दुआ के माथे को चूम कर चला गया। उसके साथ राज भी गया था। बाकी सभी शादी के फंक्शन में ही रुके हुए थे। राज ने कार के ब्रेक लगाए और शौर्य बाहर निकला। उसने कार से निकलकर अपने ब्लेजर को ठीक किया और बंगलों को घूरते हुए राज के साथ अंदर चला गया। अंदर जाकर शौर्य ने एक नज़र पार्टी हॉल में एक्सप्लोर किया। वहाँ सभी बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे और पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। शौर्य के कदम आगे बढ़े थे कि तभी किसी ने उसकी बाँह पकड़ उसे अपनी तरफ मोड़ लिया और ज़बरदस्ती उसके कंधे पर हाथ रख उसके साथ डांस करने लगी। शौर्य की नज़र जैसे उसके मिली, उसकी आंखों में कठोरता भर गई। शौर्य ने उसे देखते हुए कहा, क्यों आई हो तुम वापस? रिद्धि मुस्कुराते बोली, तुम्हारी याद खींच लाई। तुमसे दूरी बर्दाश्त कहाँ हुई मुझसे। देखो, तुमने मुझे पुकारा और मैं भागी चली आई। शौर्य उसकी बात से इग्नोर कर बोला, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और अब जब तुम मेरे सामने आ गई हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं भी कहाँ चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ो। देखो, तुम्हारी भाव में तो पकड़ लो और कैद कर लो खुद में। शौर्य उसकी बात को इग्नोर कर बोला, वो कहाँ है? रिद्धि मुस्कुराते बोली, मुझे नहीं पता। तभी रिद्धि शौर्य की ओर करीब होकर बोली, शौर्य, तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वैसी की वैसी हो और वही एटीट्यूड, वही अदा जिस पर मैं अपना दिल हार गई थी। तुम आज भी उतने ही डैशिंग और स्मार्ट हो। क्या मेरी स्टेप सिस्टर तुम्हें सेटिस्फाइड करवाती है? उसकी बात पर शौर्य उसे घूरने लगा तो वह देखकर रिद्धि ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी इसी अदा पर मुझे प्यार आता है। अगर मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाती हो तो मैं हूँ ना। आफ्टर ऑल तुम मेरे जीजू हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। शौर्य ने उसके हाथों को अपने कंधे पर से हटाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और दूर हो मुझसे। सिद्धि उसका हाथ पकड़कर उस अपनी तरफ खींच, रिद्धि आएगा शायद, क्या नाम था उसका, हाँ रिद्धि, पकड़कर उसे खींचते हुए अपने दोनों हाथ शौर्य के गर्दन में लपेटते हुए बोली, वही तो नहीं कर सकती, दूर जाना चाहती हूँ पर तुम मुझे दूर जाने कहाँ देते हो। तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है, देखो बिना ड्रिंक किए ही मैं मदहोश हो रही हूँ। शौर्य उसे खुद से दूर करना चाहता था पर रिद्धि की पकड़ इस पर मजबूत थी। तभी रिद्धि ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी गर्दन पर किस कर लिया। यह होते ही शौर्य ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और उसे घूरकर दूसरी तरफ चला गया। रिद्धि उसे खुद से भागते देखकर बोली, कितना मज़ा आता है ना तुम्हें तंग करके। लकी दुआ, यू आर वेरी लकी, तुम्हारे पास शौर्य है। तभी शौर्य का फ़ोन रिंग हुआ। उसका अपना फ़ोन देखा तो रंजना उसे कॉल कर रही थी। तभी रिद्धि का फ़ोन रिंग हुआ। रिद्धि का फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपना फ़ोन देखा तो रंजना उसे कॉल कर रही थी। ये देखकर रिद्धि गुस्से में बोली, एक तो ये दोनों लड़कियां अभी तक पार्टी में नहीं आई और उस पर से मुझे कॉल करके परेशान कर रही हैं। क्या इरादे हैं रिद्धि के और क्यों उसने पार्टी रखी है? डी, मैंने ये ड्रेस नहीं पहननी है। रिद्धि का घर अब मेकअप रूम में। डी प्लीज़, मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी है, ये मेकअप भी नहीं करना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। श्री रंजना से रिक्वेस्ट करते बोली। श्री के सामने रखी ड्रेस बहुत सेक्सी थी। उस ड्रेस को श्री नहीं पहनना चाहती थी पर रंजना उसे ज़बरदस्ती पहनाने के लिए कह रही थी। रंजना श्री की बात पर उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तुम ज़्यादा भाव मत खाओ। एक तो मॉम ने तुम्हें इतनी अच्छी ड्रेस ला कर दी है और तुम उसे पहनने को मना कर रही हो, तो तुम अब मॉम से ही निपटना, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, मॉम बस आती ही होंगी। श्री रुआसी आवाज़ में बोली,
दी प्लीज़ मॉम को मत बुलाइए, मैं ड्रेस ये नहीं पहनना चाहती, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ दी। श्री तुम ना आजकल बहुत नखरे दिखाने लगी हो, एक तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने का मौका मिल रहा है और ऊपर से तुम कंफर्टेबल की बात कर रही हो। तुम्हें पता है एक्सपेंसिव ड्रेस है ये, अगर ये ड्रेस मुझे मिलती ना तो मैं इसे पहनकर फटाफट रेडी हो जाती। तुम डम्बो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। रंजना ने अपनी बात खत्म की और वह भी तभी रिद्धि के अंदर आते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ? उसे देखकर रंजना जल्दी से उसके पास जाकर बोली, मॉम देखिए ना, एक तो आप कितनी अच्छी ड्रेस लेकर आई हैं इसके लिए और ऊपर से श्री नखरे दिखा रही है। मैंने इसे बहुत समझाया पर यह मान ही नहीं रही है, ड्रेस पहनने से मना कर रही है और मेकअप भी नहीं करवा रही। उसकी बात सुनकर रिद्धि गुस्से में श्री को घूरने लगी। उसके इस तरह घूरने से श्री ने जल्दी से अपनी पलकें झुका लिया और डर के दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगी। रिद्धि गुस्से से श्री के पास जाते बोली, ये ड्रेस तुम नहीं पहनना चाहती? श्री ने धीरे से नाम में सिर लाया। तभी रिद्धि ने कसकर अपनी उसकी भौं पकड़ी और उसकी भौं को दबाते हुए बोली, श्री तुम्हें यह ड्रेस पहननी ही होगी, चुपचाप यह ड्रेस पहनो और मेकअप करवा कर रेडी होकर नीचे आओ, पार्टी शुरू हो चुकी है। श्री रोते बोली, पर मॉम मैं। रिद्धि ने उसकी बात को दबाते हुए गुस्से से कहा, जितना बोलते हैं उतना करो, बस इतना ही बोला करो, मतलब का मुंह खोल लेगी तो तुम्हारी जबान काट दूंगी। श्री खामोश हो गई और चुपचाप पलकें झुकाए बैठी रही। रिद्धि ने मेकअप आर्टिस्ट को देखा और उन्हें ऑर्डर देते हुए बोली, इसे ऐसे तैयार करो कि किसी की नज़र इस पर से हटे ना, सबकी नज़र इस पर ही हो। दोनों मेकअप आर्टिस्ट ने ओके मैम कहा और रिद्धि श्री की एक नज़र देखकर बाहर चली गई। रंजना भी पैर पटकते हुए उसके पीछे पीछे चली गई और बाहर आकर रिद्धि से कहा, मॉम ये क्या कर रही हैं आप? ये सब आपको मेरे साथ करना चाहिए था, मैं आपकी बेटी हूँ, आप जानती ना मुझे अटेंशन कितना पसंद है, फिर भी आप अपनी महंगी ड्रेस श्री के लिए लेकर आई हो, मेरे लिए नहीं। मुझे कहाँ ज़्यादा अच्छी तो उसकी ड्रेस है, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी। दिस इज़ नॉट फेयर मॉम, आप मुझसे ज़्यादा श्री को प्यार कैसे कर सकती हो? रंजना बोल ही रही थी कि रिद्धि ने उसकी बातें इरिटेट कर रही थी। तभी वह पीछे मुड़ी और रंजना की आंखें दिखाते बोली, अगर तुम अब बोलना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूंगी। तुम्हारे पास सिर्फ शक्ल है और है ही क्या इसके अलावा, बताओ? रंजना जो मैं कर रही हूँ मुझे वो करने दो और अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज पार्टी में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगी। यह बोलकर रिद्धि पार्टी हॉल में आ गई। रंजना उसे जाते हुए देखकर मुंह बनाकर खुद से बोली, पता नहीं मॉम को कभी कभी क्या हो जाता है, इस श्री के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मेरे लिए कुछ नहीं। आपने कहा ना मैं कुछ ना करूं, पर मैं ये बात नहीं मानूंगी। वो भी मुझसे ज़्यादा अच्छी नहीं दिख सकती, उसे तो आज मैं अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। यह बोल वो होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराई। दूसरी तरफ राहीज़ादा पैलेस में सबके हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। दुआ ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, उसकी मेहंदी भी खूब सज रही थी। दुआ सबके साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी मीरा ने उसके पास आते हुए कहा, दुआ शौर्य कहाँ है और वो कहीं दिख नहीं रहा है। उसकी बात सुनकर दुआ सोच में पड़ गई। अब माँ से क्या कहे, झूठ बोल नहीं सकती और सच बताया तो माँ गुस्सा करेगी। वो अभी सोच ही रही थी कि वो मीरा से क्या कहे। इतने में ही पायल मुस्कुराते हुए हाथ में मिठाई की प्लेट लिए सबके पास बीच आते बोली, गाइस मुंह मीठा करो। यह कहते हुए उसने एक लड्डू दुआ के मुंह में ठूस दिया। फिर मीरा को खिलाकर आयशा, चित्रा, ईशा, महिरा, राखी को भी खिलाया। तभी आयशा ने दुखाते हुए भारी आवाज़ में कहा, ये तो बता दे लड्डू किस खुशी का खिला रही है। उसके साथ राखी भी बोली, हाँ हाँ हमें भी तो बताओ ये लड्डू किस खुशी में बट रहे हैं। महिरा भी पायल की तरफ देखते बोली, कहीं तुम इस उम्र में। पायल ने उसे घूर कर देखा और महिरा ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया, पर उसकी बात का मतलब सभी समझ चुके थे और सभी धीरे से मुस्कुरा दिए। दुआ उसके पास जाते बोली, तुम इन सब की बातों को इग्नोर करो और बताओ क्या बात है, ये लड्डू क्यों बांट रही हो। मीरा ने भी पायल को कंधे पर हाथ रखते कहा, बताओ बेटा। तो पायल छुड़ाते हुए बोली,
बुआ मैं बताऊंगी, तब ना सब ये लोग मुझे बोलने का मौका देंगे। सभी अपनी अपनी गाए जा रहे हैं तो कोई सुन ही नहीं रहा है। राखी ईशा चित्रा दोनों एक साथ बोली, हाँ तो अब बता दो, अब हम सब तुम्हारी सुन रहे हैं। पायल ने सबको देखा और कहा, संभव और सांची का रिश्ता तय हो गया है। भाई ने कहा दोनों की शादी सूर्य रश और रक्ष की शादी के बाद होगी। ये सुनकर सभी खुश होते बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लाओ लाओ इस खुशी में एक और लड्डू खिलाओ। फिर सभी ने एक एक लड्डू और लिया और हंसते हुए खाने लगे। वहीं उधर पार्टी हॉल में शौर्य को ढूंढ रही राज की नजरें इधर उधर घूम ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कनिष्का और अव्यांश दोनों पर गई। दोनों को देखकर राज मन में बोला, ये दोनों नमूने भी यहाँ आए हैं। राज ने दोनों इग्नोर किया और इधर उधर शौर को ढूंढने लगा, पर उसे शौर कहीं नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से शौर उसके सामने आ गया। उसे देखकर राज ने कहा, अब कहाँ चला गया था तू? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। उसकी बात पर शौर ने कहा, मैं कहीं गया नहीं था, बस एक जंगली लोमड़ी मेरे पीछे पड़ गई थी, उसी से अपना पीछा छुड़ा रहा था। राज उसे कंफ्यूज से देखने लगा, तू कहना क्या चाहता है? शौर्य बोला, कुछ नहीं। फिर राज ने पूछा, क्या रिद्धि से तू मिला? शौर्य ने कहा, मैं उसे मिलकर ही आ रहा हूँ, अब चलते हैं यहाँ से, मुझे कहना था मैंने उसे कह दिया। राज ने उसकी बात मुस्कुराते हुए कहा, तो तू लोमड़ी रिद्धि को कह रहा है? शौर्य ने फ्रस्ट्रेशन में आंखें बंद कर ली। राज, मेरे पास फालतू का बकवास नहीं है इस टाइम, मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया होगा, अब हम जा रहे हैं। राज बीच में बोला, पर यार अभी अभी तो हम आए हैं और अभी तो हमें उसके बारे में पता भी नहीं चला है। शौर्य ने बोला, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं बताएगी। उसकी बात मानकर राज उसके साथ जाने लगा। वो दोनों भी गेट पर पहुँचे ही थे कि तभी रिद्धि ने अनाउंसमेंट सुनकर रुक गए। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो रिद्धि हाथ में माइक पकड़े अनाउंसमेंट कर रही थी। रिद्धि ने माइक में कहा, आप सब यहाँ मेरे बुलाने पर आए, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सालों वापस अपने शहर लौटी हूँ। आप सब ने यहाँ आकर मुझे अपनेपन का एहसास करवाया। अब इस शहर में रहना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पार्टनर और आगे चल के रिश्तेदार भी बन सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम रिश्तेदार भी बन सकते हैं। ये कहते हुए रिद्धि ने अपनी दोनों बेटियों को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। मीट माई टू ब्यूटीफुल डॉटर्स, रंजना और श्री। उसके यह बोलते ही फोकस लाइट दोनों पर पड़ी। सबकी नज़रें दोनों पर थी। रंजना और श्री दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्री ज़्यादा शाइन कर रही थी। अचानक इतने सारे लोगों को देखकर श्री नर्वस हो गई। वो खुद 2 कदम पीछे हटी और तभी रिद्धि ने उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया और उसे आंखें दिखाने लगी, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा। सबकी नज़र जब श्री पर थी, शौर्य और राज भी श्री को ही देख रहे थे। कनिष्का और अव्यांश की नज़रें भी श्री पर ही थी। वहीं रिद्धि एकटक शौर्य को देख रही थी। उसे शौर्य को देखते हुए खुद से बोला, सुना है खून खून को पहचान लेता है, तो देखते हैं खून आज अपने खून को पहचान पाता है या नहीं। राज ने धीरे से शौर्य के कान के पास कहा, शौर्य, इसकी दूसरी बेटी है, ये थोड़ी अलग नहीं लग रही? देखने में तो ये बिल्कुल कम उम्र की लग रही है, पर जिस तरह से इसने कपड़े पहने हैं और मेकअप किया है, वो इसकी उम्र को बढ़ा रहा है। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और श्री को देखते हुए सिर हिला दिया। रिद्धि ने श्री का जानबूझकर ऐसे मेकअप करवाया था कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगे और अट्रैक्टिव भी। उसकी ड्रेस भी ज़्यादा रिवीलिंग थी, जो उसकी खूबसूरती को सबको दिख रही थी। श्री अभी भी डरी हुई थी। उसने आज से पहले कभी भी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। ऊपर से उन सभी की नज़रें भी उसी पर थीं, जिसकी वजह से नर्वसनेस ने उसके पैर कांप रहे थे। उसकी बॉडी की कपकपाहट को महसूस कर रिद्धि ने रंजना को आंखों में कुछ इशारा किया तो वो उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई और उसने भी श्री का दूसरा हाथ पकड़ लिया। वहीं कनिष्का श्री को देखते हुए अव्यांश से बोली, रिद्धि की छोटी बेटी कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं है? देखने में भी कितनी मासूम लग रही है। मेकअप होने के बाद भी श्री की मासूमियत सबको दिख रही थी। अव्यांश ने कनिष्का की बात पर कहा, मुझे तो ये इसकी बेटी ही नहीं लग रही है। कहाँ है रिद्धि और कहाँ श्री? जरा ध्यान से देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कनिष्का ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कह दिया। वही राज ने भी श्री को देखते हुए शौर्य के कान में पास कहा, क्या
अब हम नहीं जा रहे हैं? नहीं। ये बोल शौर्य ने अपने कदम पार्टी हॉल की तरफ बढ़ा दिए। राज धीरे से मुस्कुराया और वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। रिद्धि पर्सनली सबसे बात करने लगी। रंजना श्री के साथ ही खड़ी थी। तभी उसके पास एक लड़का आया। वो भी बिजनेसमैन था और देखने में हैंडसम था। रंजना उसे देखकर खुश हो गई। तभी उस लड़के ने श्री के सामने हाथ आगे करते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? श्री उसे देखते ही नर्वस हो गई। वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगी। तभी रंजना ने उस लड़के के हाथ में अपना हाथ देते हुए कहा, उसे डांस नहीं आता पर मुझे आता है। इस बात पर वो लड़का उसे मुंह बनाकर देखने लगा। वो श्री के साथ डांस करना चाहता था पर रंजना के बीच में आ जाने से वह ना चाहते हुए भी उसका हाथ पकड़ डांस फ्लोर पर आ गया। श्री अब वहाँ अकेली खड़ी थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। लोगों की घूरती नजरें उस पर ही थी जिससे वह अनकंफर्टेबल हो रही थी। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी और कहीं जाकर छुप जाना चाहती थी पर रिद्धि के डर से वह चाह कर भी वहाँ से नहीं जा पा रही थी। घबराहट और बेचैनी के मारे वह अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए तभी सबको देखते हुए मन ही मन खुद से बोली, मॉम कहाँ हैं आप? दी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यह सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे यहाँ नहीं रहना। अभी श्री सबको देखते हुए यह सोच ही रही थी। तभी अचानक से कुछ महसूस कर उसके पीछे पलट कर देखा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो होठों पर कुटिल मुस्कान लिए और आंखों में हवस लिए उसे ही देख रहा था। उसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरा हाथ पैंट की जेब में था। श्री एक नज़र उसे देखकर वापस पलटने को हुई। तभी उस आदमी ने कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हारी खूबसूरती ने इस पार्टी में चार चांद लगा दिए हैं। श्री ने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसे देखती रही। तभी वह आदमी बोलने से उसके पास आने लगा, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। तुम में कुछ तो बात है। मेरे डांस करना चाहोगी? उसकी बात पर श्री ने सिर हिलाते हुए मासूमियत से कहा, मुझे डांस करना नहीं आता, सॉरी। फिर वह आदमी होठों को तिरछी कर बोला, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। यह सुनकर उसने श्री का हाथ पकड़ना चाहा तो वह पीछे हटने लगी पर तभी उस आदमी ने लपक कर श्री का हाथ पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती डांस फ्लोर पर ले आया। फिर उसने साथ डांस करने लगा। श्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उससे लगातार दूर होने की कोशिश कर रही थी। उस आदमी ने श्री को नेगेटिव वाइब आ रही थी पर उस आदमी की पकड़ से अब मजबूत थी जिसकी वजह से श्री ना चाहते हुए उसके साथ बेमन से डांस कर रही थी। उस आदमी के एक हाथ में श्री का कमर से पकड़ रखा था और उसने अपने दूसरे हाथ से श्री के हाथ को गिरफ्त कर लिया था। श्री के चेहरे पे घबराहट साफ दिख रही थी। वह नजरें झुकाए उस आदमी के साथ डांस कर रही थी और वह आदमी भी अपनी आंखों से ही श्री को टटोल रहा था। तभी वह अपने हाथ से श्री के बैक पर मूव करने लगा। यह महसूस कर श्री का शरीर कांप उठा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह उस आदमी को धक्का देने लगी पर तभी उस आदमी ने श्री को कसकर पकड़ते हुए दांत पीसकर तभी आवाज़ में कहा, चुपचाप मेरे डांस करो वरना तुम्हारी माँ से कंप्लेन कर दूंगा। तुम जानती भी हो तुम्हारे साथ डांस करने की मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। यह सुनकर श्री हैरान नजरों से उसे देखने लगी। इस आदमी ने श्री को देखते हुए आगे कहा, हाँ सही सुना तुमने। तुम्हारे डांस करने के लिए आज रात की बिताने के लिए मैंने पूरे 50 करोड़ की डील तुम्हारी मॉम के दी है। यह सुनते ही श्री के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एक डील के लिए उसकी मॉम उसे कैसे बेच सकती है। श्री के चेहरे का रंग उड़ा देखकर उस आदमी ने कहा, क्यों शौक लगा? पर यहाँ ऐसा ही होता है और शुरू में ऐसा ही होता आया भी है। बड़ी बड़ी डील्स के लिए इस तरह के सौदे होते रहते हैं। अब तुम सोच रही होंगी कि सिर्फ एक रात के लिए इतना बड़ा सौदा कैसे कर सकता हूँ। तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। इस सौदे में भी मेरी फ़ायदा है। मैंने बहुत सी हसीन लड़कियों के साथ रात बिताई पर तुम्हारी जैसी लड़की पहली बार देख रहा हूँ। तुम एक कच्ची कली हो बट डोंट वरी, तुम्हें फुल आज मैं भी बनाऊँगा। एन्जॉय दैट नाइट बेबी। श्री हैरान नजरों से उसे देखी जा रही थी और उसकी बातें श्री के कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। वह उस आदमी से दूर भाग न जाना चाहती थी पर उसका नाजुक शरीर उस आदमी ने गिरफ्त में जिसकी वजह से उसकी हर कोशिश
नाकाम हो रही थी। श्री को इस तरह स्ट्रगल करते देखकर वह आदमी धीरे से मुस्कुराया और श्री को अपने और करीब कर उसके कान में पास धीरे से बोला, ओ बेबी डोंट स्ट्रगल, तुम्हारे स्ट्रगल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें आज रात मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें देखकर लगता है अब तक किसी ने तुम्हें छुआ नहीं है, और मुझे भी फ्रेश चीज़ें बहुत पसंद है, मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। यह कहकर उसने एक नज़र पार्टी हॉल में देखा और फिर श्री से बोला, तुम और मैं यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दोनों को तो भीड़ वाली जगह में क्या काम, हमें तो अपने स्वीट से होना चाहिए। स्वीट में आओ, लेट्स गो। उस आदमी ने श्री का हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगा। वह डांस करते हुए पहले ही श्री को कॉर्नर में ले गया था और जहाँ उसे कोई देखने वाला नहीं था, और डिम लाइट में वैसे भी लोगों की नज़र उस जगह कम ही जा रही थी। वह बड़े आराम से वहाँ से श्री को खींचकर ले जा रहा था और श्री रोते हुए उससे कह रही थी, ये क्या कर रहे हैं आप अंकल? प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज़ अंकल मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मम्मा के पास जाना है। वह आदमी बेशर्मी उससे बोला, अरे उसके पास जाकर क्या करोगी जिसने तुम्हें आज रात के लिए मुझे सौंप दिया? श्री फिर से रोते हुए बोली, प्लीज़ अंकल मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आपके पास नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहती। श्री के बार बार मना करने पर भी उसकी बातों का उस पर आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह जबरदस्ती यूं ही श्री के हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जा रहा था। तभी अचानक से उस आदमी की पूरी ताकत लगातार खींचने पर श्री 1 इंच नहीं हिली। ये देखकर वह आदमी खिसिया गया और गुस्से से झुंझलाहट से उसने पीछे देखा और कहा, बहुत ताकत आ गई है तुम में, तुम मुझसे मुकाबला करोगी? यह बोलते हुए खामोश हो गया और अपने सामने खड़े आदमी को देखने लगा जो श्री का हाथ पकड़े खड़ा था। उसे देखकर वह आदमी डर गया। जो आदमी श्री का हाथ पकड़े खड़ा था उसकी आंखों में बेहद गुस्सा भरा था और वह अपनी गुस्से से जलती आंखों से उस आदमी को घूर रहा था। उसे डरकर उस आदमी ने पीछे हटते हुए कहा, एसएसआर तुम यहाँ? शौर उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। उसने पहले ही वह आदमी वहाँ से भाग पाता। शौर ने लपक कर उसे पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक मुक्का मारकर कहा, तेरी हिम्मत कैसी उसे छूने की? जब लड़की मना कर रही है तो तेरी हिम्मत कैसी उसे साथ जबरदस्ती करने की? शौर ने अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ लिया। उसे गुस्से आ रहा था, इसी गुस्से में उस गर्दन को दबाए जा रहा था। तभी उस आदमी ने अपनी घुटी घुटी आवाज़ में कहा, मुझे छोड़ दो एसएसआर, उसकी माँ ने खुद उसका सौदा मेरे साथ किया है। यह सुनते ही शौर के होश उड़ गए और उसकी पकड़ उस आदमी पर ढीली हो गई। तभी उस आदमी ने फिर से कहा, हाँ एसएसआर, उसकी माँ के साथ मैंने 50 करोड़ की डील साइन की है और उसके बदले में 1 रात के लिए तोहफे में मुझे यह मिली है। उसकी बात सुनकर शौर्य सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई माँ अपनी खुद की बेटी का सौदा कैसे कर सकती है। शौर्य अभी यह सोच ही रहा था कि इतने में वह आदमी मौका देखकर वहाँ से भाग गया। उसने श्री की तरफ देखा और वो आंखों में आंसू लिए रो रही थी। शौर्य ने उसके आंसू देख ही नहीं पाए। उसने अपने अंदर ही अंदर एक बेचैनी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था श्री के रोने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्यों उसे दर्द महसूस हो रहा है। तभी उसने अपने ख्यालों को झटका और श्री के पास जाकर उसे आंसू पोंछते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? रोना तो उसे चाहिए जिसने तुम जैसी मासूम बच्ची का सौदा किया है। क्या अभी तुम उसे माँ कहोगी? क्या माँ ऐसी होती है? उसकी बात कर श्री रोने लगी। उसे रोते देखकर शौर्य ने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, हे लिटिल एंजल डोंट क्राई। पर तभी श्री उसके गले लग गई और रोने लगी। अचानक उसे गले लग जाना शौर्य को हैरान कर रहा था, पर ना जाने क्यों श्री को उसके गले लगाने से शौर्य को अच्छा महसूस हो रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया। श्री ने उसे गले लगाए हुए सुबकते हुए कहा, अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे उस गंदे अंकल से बचाया। आप बहुत अच्छे अंकल। क्या आप वही हीरो हैं जो मुझे यहाँ से ले जाने आई है? श्री की बात शौर्य को समझ नहीं आ रही थी और उसने कंफ्यूज होकर श्री को देखा, उसे खुद से अलग करते हुए बोला, देखो लिटिल एंजल, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। उसके पूछने पर श्री मासूमियत से अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मैंने देखा है जब रुपंजल की मॉम उसे कैद कर लेती है और घर से बाहर नहीं निकलने देती, तब एक हीरो आता है और वह उसे बचा कर ले जाता है। पर वही हीरो, आप वही हीरो ना? आप मेरे लिए आए हो ना? आप मुझे यहाँ से
बचा कर ले जाओगे ना? शौर्य उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। श्री की बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्री उससे कहना क्या चाहती है? अभी वो उसकी बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी दोनों के बीच फैली शांति को रिद्धि की आवाज़ ने तोड़ दिया। रिद्धि शौर्य और श्री के दोनों के साथ देखकर चौंक गई थी। तभी वह दोनों के बीच आते हुए बोली, श्री। उसकी कर्कश आवाज़ ही श्री को डराने के लिए काफ़ी थी। जैसे ही श्री ने रिद्धि की आवाज़ सुनी, वह चौंक उठी और उसका शरीर डर से कांपने लगा। रिद्धि को अपनी तरफ आता देख वह जल्दी से शौर्य के पीछे छुप गई। उसने अपने दोनों हाथों से शौर्य को कसकर पकड़ लिया। वही शौर्य को समझ नहीं आ रहा था श्री रिद्धि से इतना क्यों डर रही है। अभी वह इस बारे में सोच ही रहा था कि इतने में रिद्धि उसके सामने आकर खड़ी हो गई और शौर्य के मुंह बनाकर बोली, तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? इस बात पर शौर्य ने उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, तुम बताओ, तुम क्या करने वाली थी इसके साथ? रिद्धि उसे घूरते बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? शौर्य उसे गुस्से में देखते बोला, तुम कैसी माँ हो? कोई माँ अपनी खुद की बेटी का सौदा भी कर सकता है क्या? यह सुनते ही रिद्धि चौंक गई। सो थैंक्स फॉर लिस्टिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।